हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूं। तो ये 9वां वीडियो है, इसके पहले 8 वीडियो आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अलावा साइंस को मैं NCERT से भी पढ़ा रही हूँ। क्लास 6 to 8 कंप्लीट NCERT पढ़ाऊँगी, जिसमें क्लास 6 कंप्लीट हो गया है और क्लास 7 की साइंस की बुक अब चल रही है, तो जल्द ही वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? यानी इसमें से 3 संबंधित हैं लेकिन एक भिन्न है और वही भिन्न बताना है। पहला विकल्प लिखा है वनोन्मूलन, दूसरा है मरुस्थलीकरण, तीसरा है अपर्दन और चौथा है संरक्षण। तो इसमें एक भिन्न है वह बताना है। वनोन्मूलन कहलाता है पेड़ों की कटाई। मरुस्थलीकरण आप लोग जानते हैं, भूमि जो शुष्क हो जाती है, मरुस्थल हो जाती है। अपर्दन क्या है? मिट्टी का बहाव, यानी जब बाढ़ आ जाती है तो आप देखते हैं कि मिट्टी की जो ऊपरी परत है वह बह जाती है। तो इन सब में आप देख रहे हैं नुकसान हो रहा है। संरक्षण से कोई नुकसान नहीं होता है, तो यही भिन्न है और यही इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कणों के साइज के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है? आरोही क्रम यानी कि पहले छोटा फिर बड़ा इस क्रम में। तो इसमें जो आरोही क्रम को निरूपित कर रहा है वह बताना है। तो इसमें जो मृत्तिका होती है, मृत्तिका यानी कि इसके जो कण होते हैं बहुत महीन होते हैं मृत्तिका के। तो सबसे छोटे कण आप देखेंगे मृत्तिका के ही होते हैं। उसके बाद मध्यम आकार के कण होते हैं गाद के, उसके बाद होते हैं रेत के, फिर बजरी के, फिर चट्टान। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प ही इस प्रश्न का उत्तर है। मृत्तिका, गाद, रेत, बजरी, चट्टान, ये आरोही क्रम को निरूपित कर रहे हैं। तो दूसरा विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिखा है मछली में क्लोम का कार्य होता है। पहला है वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करना, दूसरा है जल में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करना, तीसरा है जल में उपस्थित विलेय यानी घुलनशील ऑक्सीजन अवशोषित करना, और चौथा है जल में अपशिष्टों को उत्सर्जित करना। तो मछली में जो क्लोम होते हैं इसके कार्य के बारे में मैंने आपको श्वसन वाले लेसन में पढ़ाया है। यानी श्वसन, जो जीवों का श्वसन है, उसमें मछली के जो गिल होते हैं उनके कार्य के बारे में बताया गया है। और इसके पहले भी एक लेसन क्लास 6 की वीडियो में है, आप लोग देखेंगे। क्लास 6 की जो वीडियो है NCERT की, तो उनमें भी मैंने पढ़ाया है कि जो जलीय जीव होते हैं यह श्वास कैसे लेते हैं, यानी श्वसन कैसे करते हैं। तो मछली के जो क्लोम होते हैं वह क्या करते हैं? जल में उपस्थित विलेय यानी घुलनशील ऑक्सीजन अवशोषित करना इनका कार्य होता है, तभी मछलियां सांस ले पाती हैं। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? पहला है कागज की पट्टिका, दूसरा है रबड़ की पेटी यानी पट्टिका, तीसरा है लकड़ी की छड़ और चौथा है ब्लेड। अब संयोजक तार नहीं है, यानी संयोजक तार नहीं है और हमें परपथ को पूरा करना है, तो हमें जरूरत पड़ेगी ऐसी वस्तु की जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सके। अब आप देखेंगे कागज की पट्टिका ये विद्युत धारा की कुचालक है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। रबड़ की पेटी यानी रबड़ की पट्टिका, इसमें भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। लकड़ी की छड़, लकड़ी भी विद्युत धारा की कुचालक होती है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन जो ब्लेड है ये लोहे का बना होता है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, यानी लोहा जो है विद्युत धारा का सुचालक है। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का
उत्तर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक किया कीजिए और शेयर भी किया कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और मैं आप लोगों के लिए वीडियो इसीलिए बनाती हूँ ताकि आपका जो साइंस का पोर्शन है उसमें आपको कोई भी परेशानी ना हो। मैं कंप्लीट NCERT भी पढ़ा रही हूँ, साथ में साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ। इसके अलावा मैंने CDP के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन भी करवा दिए, पेपर फर्स्ट के, पेपर सेकंड के। पेपर फर्स्ट मैंने 7 जुलाई वाले पेपर तक करवा दिया। जितने भी ऑफलाइन पेपर हुए थे मैंने सभी में जो CDP के क्वेश्चन थे उनको मैंने सॉल्व करवा दिया। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर किया कीजिए और लाइक किया कीजिए। इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है और मैं वीडियो बनाने के लिए आगे मैं मोटिवेट होती रहती हूँ। तो अच्छा लगता है यदि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है। वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलना चाहती है। अब उसकी और दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी है। अब इस प्रश्न को कैसे समझें कि मंजुला जो है समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। उसकी दर्पण से दूरी कितनी है? 5 मीटर। यानी मंजुला जो है वो यहाँ पर खड़ी हुई है, ये दूरी 5 मीटर है। आगे क्या लिखा है? वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। तो वह जब दर्पण की ओर 1 मीटर चली है तो उसके और उसके दर्पण के बीच की दूरी जो है 4 मीटर रह जाती है। यानी 1 मीटर वो दर्पण की तरफ चलती है तो दूरी जो है उसके और दर्पण के बीच की दूरी 4 मीटर रह जाती है। अब क्या बताना है? अब उसकी और दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताइए। यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण में और जो मंजुला है उस प्रतिबिंब और मंजुला के बीच की दूरी आप लोगों को बतानी है। तो ये रहा दर्पण, ये दूरी है 4, ये है मंजुला। अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ बनेगा 4 मीटर दूर यहाँ पर। तो ये 4 और ये 4 मिलकर बनाएंगे 8। और ये मंजुला का प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब और मंजुला के बीच की दूरी कितनी हो गई? 8 मीटर। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गलत कथन पहचानिए। यानी इसमें जो गलत है वह बताना है। चलिए देख लेते हैं कौन सा गलत है। लिखा है, बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। दूसरा है, पृथ्वी पर संपर्क में रखे 2 पृष्ठों के बीच घर्षण कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। तीसरा है, लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। और चौथा है, किसी तरल में गति करते समय पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है। अब इसमें जो गलत है वह बताना है। तो घर्षण एक प्रकार का बल होता है। अब इसमें जो गलत कथन है वह बताने हैं। तो इसमें लिखा है, बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। ये गलत है, क्योंकि बॉल बेयरिंग का उपयोग घर्षण में वृद्धि करने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो गया। बाकी ये तीनों सही लिखे हुए हैं। इसमें गलत बताना था तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। लिखा है, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रवों का ताप मापने के लिए किया जा सकता है। दूसरा है, कमरे का ताप मापने के थर्मामीटर का परसर 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा है, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। और चौथा है, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। तो थर्मामीटर वह उपकरण है जिसका उपयोग ताप मापने के लिए किया जाता है। जब कभी भी हम लोगों को बुखार आ जाता है तो अपना बुखार हम लोग थर्मामीटर से ही मापते हैं। अब इसमें जो सही कथन है वह बताना है। तो थर्मामीटर के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में, प्रयोगशाला थर्मामीटर के बारे में, दोनों के बारे में मैंने आपको डिटेल में
पढ़ाया है, यदि आपने वीडियो देखी है तो आपको पता होगा। इसमें जो सही कथन है वह है चौथा विकल्प है। जो प्रयोगशाला थर्मामीटर होता है उसका परसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का परसर कम होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का परसर कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, यानी इतने बीच का ताप इससे हम माप सकते हैं। और प्रयोगशाला थर्मामीटर का परसर कितना होता है? -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। तो प्रयोगशाला थर्मामीटर का परसर अधिक है थर्मामीटर डॉक्टरी थर्मामीटर की अपेक्षा। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न दिया गया है, संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं। पहला विकल्प है वाइपर, दूसरा है एनाकोंडा, तीसरा है बोआ और चौथा है जालीदार अजगर। तो संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं जालीदार अजगर। ये लगभग 33 फीट लंबे होते हैं और ये अभी तक संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं। बोआ जो होता है ये लगभग 10 फीट तक इसकी लंबाई होती है। एनाकोंडा की 29 फीट तक होती है और वाइपर की होती है 2 से 5 फीट तक। इसमें अलग अलग प्रजातियां होती हैं और हर प्रजाति की अलग अलग लंबाई होती है। तो ये आपको याद रखना है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि? पहला विकल्प है यह एक आसान व्यायाम है, दूसरा है यह लोगों को स्वस्थ रखता है, तीसरा है यह भूख बढ़ाता है और चौथा है यह खुशियां लाता है। तो विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि यह लोगों को स्वस्थ रखता है, बीमारियों से बचाता है। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। साथ में आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके का आविष्कार के द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया ये बताना है। पहला विकल्प है रोनाल्ड रॉस, दूसरा है रॉबर्ट कोच, तीसरा विकल्प है एडवर्ड जेनर और चौथा विकल्प है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो चेचक के टीके का आविष्कार किया एडवर्ड जेनर ने। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अब ये जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में भी जानना आवश्यक है। तो रोनाल्ड रोस ने मच्छर के पेट में ताक झांक की थी और इन्होंने बताया था कि मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है और इन्हें चिकित्सा के नोबेल से भी सम्मानित किया गया। रॉबर्ट कोच, इन्होंने तपेदिक और हैजा के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया की खोज की थी। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये जीवाणु विज्ञानी थे और इन्होंने पेंसिलिन की खोज की थी। तो साथ में आपको ये भी याद रखना है क्योंकि प्रश्न यदि इनसे पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। मेरी कोशिश यही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? पहला विकल्प है कॉपर सल्फेट, दूसरा है सोडियम बेंजोएट, तीसरा विकल्प है अमोनियम सल्फेट और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो परिरक्षक यानी कि परिरक्षक क्या होते हैं? खाद्य परिरक्षक सूक्ष्म जीवी वृद्धि के कारण भोजन को संदूषित यानी खराब होने से रोकते हैं। तो इसमें जो परिरक्षक है वह है सोडियम बेंजोएट। दूसरा विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ईस्ट का उपयोग के उत्पादन में किया जाता है? पहला विकल्प है अल्कोहल, दूसरा है दही, तीसरा है चीनी और चौथा है साधारण नमक। तो जीवों के श्वसन वाले लेसन में मैंने आपको बताया था कि जो ईस्ट होते हैं ये जब श्वसन करते हैं तो ये अवायवीय श्वसन करते हैं। ये सब आपको डिटेल में जीवों के श्वसन वाले लेसन में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये एक कोश का जीव है ईस्ट और ये श्वसन के बाद अल्कोहल को उत्पन्न करते हैं, इसीलिए इनका उपयोग किया जाता है अल्कोहल के उत्पादन में। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी और राइबोसोम का संबंध किससे है? ये पूछा गया है। पहला विकल्प है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरा है प्रोटीन और चौथा है विटामिन। तो कोशिका जो होती है जीवों की
सभी जीवित जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। कोशिका में राइबोसोम, कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली, लाइसोसोम, गोल्जी काय, नाभिक, रसधानी, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे विभिन्न भाग होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, यानी कोशिका का ऊर्जागृह है। क्योंकि ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया ये भोजन को विखंडित करके ऊर्जा को जारी करता है। और राइबोसोम ऐसे अंग होते हैं जो प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करते हैं। तो राइबोसोम का संबंध प्रोटीन से है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न में उत्तर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है। पहला विकल्प है सोडियम, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है जस्ता और चौथा है एल्युमिनियम। तो ये आप लोगों को मैंने बताया है। कौन सी धातु वायु में रखने पर जल जाती है, तो वह होती है सोडियम, क्योंकि ये अति क्रियाशील धातु होती है और वायु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जलने लगती है। अब वायु की ऑक्सीजन, नमी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम की अभिक्रिया को रोकने के लिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग के रूप में किया जाता है। पहला विकल्प है ऑक्सीकारक, दूसरा है अपचायी कारक, तीसरा है प्रति अम्ल और चौथा है किण्वन कारक। तो आप लोगों को याद हो शायद कि जब कभी भी आपको एसिडिटी हो जाती है, आपके पेट में गैस बन जाती है, तो क्या होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको एक सिरप देते हैं, सफ़ेद सफ़ेद उसमें जो भरा रहता है वही होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये प्रति अम्ल के रूप में दिया जाता है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोगों ने वो सिरप देखा होगा, वाइट वाइट उसमें निकलता है, तो वह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो प्रति अम्ल के रूप में दिया जाता है। ये क्या करता है, पेट में जो अतिरिक्त अम्लता हो जाती है यानी एसिडिटी हो जाती है उसे बेअसर कर देता है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। पहला विकल्प है ऑक्सीजन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो पॉप की ध्वनि के साथ जलती है हाइड्रोजन। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है। पहला विकल्प है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है पेशी बल, तीसरा है चुंबकीय बल और चौथा विकल्प है 1 और 3 दोनों। तो जिसमें संपर्क में बल ना लगाया जाए, असंपर्क बल के उदाहरण पूछे गए हैं। तो असंपर्क बल कौन कौन से होते हैं, एक तो गुरुत्वाकर्षण और दूसरा चुंबकीय बल। पेशी बल आपको लगाने के लिए जैसे आप किसी वस्तु को धक्का देंगे तो आपको संपर्क में उस वस्तु को लेना पड़ेगा, यानी धक्का लगाना पड़ेगा, तभी वह वस्तु आगे बढ़ पाएगी। तो पेशी बल संपर्क बल का उदाहरण है, गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय बल असंपर्क बल के उदाहरण हैं। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि इसमें लिखे हैं 1 और 3 दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। पहला विकल्प है थायरॉक्सिन, दूसरा है एड्रेनेलिन, तीसरा है इंसुलिन और चौथा है थाइमोसिन। तो मधुमेह रोग जो है वह इंसुलिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। पहला विकल्प है मिट्टी का तेल, दूसरा है CNG, तीसरा है पैराफिन मोम और चौथा है बिटुमेन। तो पेट्रोलियम जो होता है उन मृत जीवों से बना होता है जो लाखों साल पहले समुद्र में दब गए थे। तो ये जमीन के अंदर से निकाला जाता है। तो इसमें बहुत से उत्पाद निकलते हैं, जिसमें आप देखेंगे मिट्टी का तेल भी होता है, पैराफिन मोम, बिटुमेन। लेकिन जो CNG है यह पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है।
तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पेट्रोलियम के उत्पाद और कौन कौन से हैं? तो पेट्रोल है, डीजल है, ग्रीस है, पैराफिन मोम है, बिटुमेन है, ये सभी पेट्रोलियम के उत्पाद हैं। सीएनजी जो है यह संपीड़ित गैस मीथेन होती है, यह पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होती, तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रेड डेटा बुक का रिकॉर्ड रखती है। पहला विकल्प है संकटापन्न प्रजातियों, दूसरा है विलुप्त प्रजातियों, तीसरा है वनस्पति और चौथा है पशु वर्ग। तो रेड डेटा बुक रिकॉर्ड रखती है संकटापन्न प्रजातियों, यानी जिनका अस्तित्व खतरे में है, तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? पहला विकल्प है जूते को और मजबूती देने के लिए, दूसरा है जड़त्व घटाने के लिए, तीसरा है जड़त्व बढ़ाने के लिए और चौथा है जूते का जीवन बढ़ाने के लिए। तो जूते के जो सोल है वह असमतल किए जाते हैं जड़त्व को बढ़ाने के लिए, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, ये लिखा है सारका ने आसुत जल एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं, उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है? पहला विकल्प है यह विद्युत का कुचालक है, दूसरा विकल्प है यह एक विद्युत रोधी है, तीसरा है यह विद्युत का कमजोर चालक है और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब जो आसुत जल होता है उसमें लवण की मात्रा नहीं होती, इसीलिए जो आसुत जल है वह विद्युत का कमजोर चालक होता है, तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और यदि आप साधारण जल लेते हैं नल का, तो वह विद्युत का चालक होता है, क्योंकि उसमें लवण की मात्रा होती है और आसुत जल में कोई भी लवण नहीं होता है। तो ये अंतर आपको याद रखना है। तो आज की वीडियो में मैंने कुल 22 प्रश्न लिए थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक भी कर दिया कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।